क्लास में हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था बेटा। आइए आपसे शुरू कर रहे हैं ऑक्सीजन के कुछ और कंपाउंड्स और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इससे, कार्बन डाइऑक्सीजन या O2। हम लोग इसी को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो O2, ये जो ऑक्सीजन है आपको पता है बेटा, एयर में लगभग 21% बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होती है और इस 21% ऑक्सीजन में O2 में जो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं O16, O17, O18, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं से मिलकर ये O2 के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, पर जो इसमें मेन होता है वो कौन सा होता है? O16। होते सारे बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस डाई ऑक्सीजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखते हैं कि डाई ऑक्सीजन यदि हमें बनानी हो तो हम इसे बना कैसे सकते हैं। तो इसे बनाने का जो सबसे पहला मेथड होता है बेटा, मेथड नंबर 1, इट इज कॉल्ड लैब मेथड। यदि आपको लेबोरेटरी में O2 को बनाना है तो लेबोरेटरी में ऑक्सीजन को बनाने के लिए हम पोटेशियम क्लोरेट ट्वाइस KClO3 को कैटेलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं। जैसे बेटा आप हीट करते हैं ये डिकम्पोज हो जाता है, आपको देता है ट्वाइस KCl और देता है 3O2। लीजिए, ऐसे बनती है ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी। क्लियर? इसी ऑक्सीजन को एकदम लेबोरेटरी में नहीं बनाना चाहते, हम इसे इंडस्ट्रीज में बनाना चाहते हैं, तो बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, यानी लार्ज स्केल पर बनानी हो तो आप इसे कैसे बनाते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल मेथड में आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। तरीका नंबर 1 होता है कि आप क्या करते हैं, एयर का लिक्विफिकेशन कराते हैं और क्या ले लेते हैं? लिक्विड एयर। इस लिक्विड एयर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी बेटा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी प्लस नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी प्लस आर्गन प्रेजेंट होगी, इनर्ट गैस, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, साथ में मॉइस्चर होगी, वाटर की वेपर्स होगी। तो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो वेपर्स यानी मॉइस्चर है उसे रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद हम कराते हैं बेटा इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल इवेपोरेशन। तो जब आप इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो मैंने नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको ये बात पढ़ाई थी कि नाइट्रोजन एंड आर्गन ये कम्स आउट फर्स्ट, ये सबसे पहले बाहर आ जाते हैं। आ गए, और कौन बची बेटा इनके बाहर आने के बाद? आपके पास बची प्लस ऑक्सीजन, इट कम्स आउट लेटर, ये इनके बाद में बाहर आती है, बाद में बाहर आती है। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन को इंडस्ट्री में बना लेते हैं, किससे? लिक्विड एयर से। भाई बहुत यूज है इंडस्ट्री में ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं, ठीक। आप मेडिकल के बच्चे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है हॉस्पिटल्स में, तो उस ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हम इंडस्ट्रियल मेथड्स में इसे बनाते हैं। उसमें से एक तरीका आपके सामने है कि हम लिक्विड एयर से किस तरह से बनाते हैं ऑक्सीजन गैस। आइए दूसरे मेथड पे चलते हैं। जो दूसरा मेथड है वो और आसान सा है, पढ़ा पढ़ा लगेगा आपको। इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं आप वाटर का। दूसरा तरीका बी, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, थोड़ा सा एसिड डाइल्यूटेड वाटर या एल्कलाइन वाटर, कैसा भी ले सकते हैं, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बेटा। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैसे कराते हैं? देखिएगा, आपने यहां पर वाटर लिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, करंट पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी कितनी करंट पास कराते हैं? 4 फैराडे के बराबर, या 4 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराते हैं एनोड टू कैथोड। इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराते हैं तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस H2 प्लस ऑक्सीजन गैस। लीजिए, हाइड्रोजन आपको मिलती है कहां पर?
कैथोड पर, ऑक्सीजन आपको मिलती है कहां पर, एनोड पर। इस तरीके से बेटा आप करा देते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस, और क्या मिल जाती है आपको, ऑक्सीजन गैस एट एनोड। ये दोनों ही कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं ऑक्सीजन बनाने के। तो ये तो कुछ कॉमन से मेथड्स हैं, बेसिक मेथड्स हैं बेटा, कि लेबोरेटरी में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इंडस्ट्रीज में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। पर इनके अलावा टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए हम और कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए उनसे मिलना चाहते हैं। इनको जल्दी से आप बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बेटा। हो गया, चलिए लिखा है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कराया, पहले N2 और ऑर्गन निकली, और बाद में आपको मिलती है कौन, ऑक्सीजन। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड नंबर 3 पे चलते हैं। कहते हैं इसको हम बनाते हैं फ्रॉम लेस एक्टिव मेटल ऑक्साइड्स को हीट करके। सबसे पहले दिमाग में आता है सर ये लेस एक्टिव मेटल ऑक्साइड से आपका क्या मतलब है, तो याद रखिए लेस एक्टिव मेटल ऑक्साइड का मतलब है वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे। अब हाइड्रोजन के नीचे कौन सी है, मतलब लेस एक्टिव मेटल से मेरा मतलब है कि ये बिलो हाइड्रोजन है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये कौन सी मेटल है जो बिलो हाइड्रोजन है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए याद करने का एक तरीका सिंपल सा है, पहले तो ये याद रखिए क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है, गोल यानी गोल्ड, क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है। ये हाइड्रोजन के नीचे कॉमन सी मेटल्स हैं जिन्हें आप याद कर लेते हैं। पर इनके अलावा और भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के नीचे हैं जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कम है। वो मेटल कौन सी हैं सुनिएगा, यदि मान लीजिए आपके पास ये लेड है, सपोज करिए कौन है बेटा, लेड, या सपोज करिए कि आपके पास ये कौन है, टिन है, एसएन है। तो इनकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक +2 एक +4, एक +2 एक +4। इसी तरह से आयरन, इसकी एक +2 एक +3। क्लियर। तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, ये तो हाइड्रोजन के ऊपर है बेटा, लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होती है इट इज अज्यूम्ड टू बी बिलो हाइड्रोजन, इन्हें नीचे माना जाता है। क्यों नीचे माना जाता है, ये तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम रिड्यूस कराते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं और वो हमेशा हाइड्रोजन के नीचे रखी जाती है। तो हम ऐसी मेटल को लेंगे जिसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से ज्यादा हो, ऐसा एसएन लेंगे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, ऐसा आयरन ले सकते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो, यानी जो कहां पे हो बेटा, जो नीचे होते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन। क्लियर है इतना, इन्हें ले लीजिए और इन्हें आप जरा गर्म करिए। जब गर्म करते हैं तो देखिए होता क्या, जैसे मैंने सपोज करिए इसे लिया, कौन है, मरकरी का ऑक्साइड, मैंने सपोज करिए इसे लिया, कौन है, सिल्वर का ऑक्साइड, मैंने सपोज करिए इसे लिया, कौन है, कॉपर का ऑक्साइड, मैंने सपोज करिए इसे लिया, कौन है बेटा, लेड का ऑक्साइड +4 वाला नीचे है, और इन्हें गर्म किया। जब आप इन्हें गर्म करेंगे तो जरा देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन कंपलसरी हो जाएगी सब में, बेहिचक ये सब ऑक्सीजन देंगे, गैस है, लीजिए। साथ में क्या बनेगा, इससे मिल लेते हैं, तुरंत देगा मरकरी, लीजिए, तुरंत देगा सिल्वर, लीजिए, तुरंत देगा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बैलेंस करने के लिए 4 कर देगा, 4, ठीक है। इसे करेंगे तो तुरंत देगा साथ में प्लस पीबी। अब पीबी और +2 वाला ये नहीं टूटेगा, ये याद रखिए +2 वाले नहीं टूटते क्योंकि वो कहाँ है, ऊपर। अच्छे से देख लीजिए किसी रिएक्शन में कोई डाउट हो। मैंने वो मेटल्स ली हैं
जो बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती हैं उनके ऑक्साइड्स लिए है बेटा, उन्हें गर्म किया है तो उन्होंने आपको क्या दे दी है, ऑक्सीजन दे दी है। क्लियर है इतना? रिएक्शन बनाइए, मैं इसी में कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। हो गया? चलिए अब जरा समझिए, उसने कहा आपसे कि Pb3O4 है, या उसने आपसे कहा कि Pb2O3 है, इन्हें गर्म करिए, तो क्या ये ऑक्सीजन देंगे? बिल्कुल देंगे भाई। अब सवाल है सर ये ऑक्सीजन कैसे दे देते, तो जरा ध्यान दीजिएगा दोनों का। जहां तक इस ऊपर वाले का सवाल है, इसे पता है कैसे बनाया गया होगा? 2 PbO लिए गए होंगे, 1 PbO2 लिया गया होगा, दोनों को मिला के देखिए Pb3O4 बन जाएगा। तो जो PbO वाला पोर्शन होगा ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो PbO2 है ये +4 वाला, ये रिएक्शन कर जाता है बेटा, और क्या बना देता है, ऑक्सीजन, और प्लस साथ में बनता है PbO बैलेंस करने के लिए ट्वाइस। यदि आप इस वाले को देखें तो इसमें 1 PbO है, 1 और 1 PbO2, इस रेशियो में लिखे, इसको भी दुगना कर दीजिए, +4 Pb। देख ले भैया, PbO जो था वो सामने है आपके, और PbO2 भी साथ में, दोनों मिले हुए हैं, मिलके क्या बना रहा है, Pb2O3। जोड़ के देखिए तो PbO2 टूट जाता है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इनमें प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये जो ऑक्साइड्स हैं ऊपर लिखे हुए, ये ऑक्साइड्स मिक्स्ड ऑक्साइड्स कहलाते हैं। कैसे ऑक्साइड हैं? दे आर मिक्स्ड ऑक्साइड्स, यानी दो ऑक्साइड्स को मिलाकर बनाए गए ऑक्साइड हैं। तो इन मिक्स ऑक्साइड को गर्म करिए तो भी आपको क्या मिल जाती है बेटा, ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन मिलती है आपको इन्हें गर्म करने पर। क्लियर है इतना? तो ये आपके पास एक और तरीका होता है ऑक्सीजन बनाने का। एक और मेथड होता है बेटा, वो होता है कि जब हम ऑक्सीजन रिच इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड्स को गर्म कर दें तो वो ऑक्सीजन दे देते हैं। अब सवाल है सर ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड से आपका मतलब क्या है? तो कहता है कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे एलिमेंट मिलकर भी ऑक्सीजन के बराबर ना हो वो ऑक्सीजन रिच है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, पहले तो मेथड नंबर जो भी है 4 है शायद, फ्रॉम ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स। देखिए कैसे, जैसे सपोज करिए हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है, 4 ऑक्सीजन है, 1 पोटेशियम 1 मैग्नीज और पोटेशियम मिलके 2 हुए और ऑक्सीजन 4, तो ये ऑक्सीजन रिच है। यदि आप इसे गर्म कर दें, आप पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो ये आपको देता है K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, प्लस ये आपको देता है MnO2 प्लस ये आपको देता है ऑक्सीजन। ठीक, इसी तरह से आपको याद हो आपने K2Cr2O7 को गर्म किया था, 4 K2Cr2O7। मैंने एक्सेप्शन भी पढ़ाए थे, क्या था, अमोनियम डाइक्रोमेट नाइट्रोजन दे देता था। पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करिए, जरा बताइए क्या बनता था, K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन। इसे भी बेटा जरा बैलेंस कर लिया जाए, तो 4 ये बन गए और 2 ये बन गए, बैलेंस हो गए। क्लियर है? ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है। इसी तरह से जैसे आपके पास ये है ट्वाइस KClO3, अभी रिएक्शन लिखी थी थोड़ी देर पहले मैंने, इसे आपने गर्म किया था तो क्या बना था, ट्वाइस KCl प्लस 3O2। आपके पास ये है बेटा पोटेशियम नाइट्रेट, इसे आप गर्म करिए, अल्कली मेटल का नाइट्रेट गर्म करने पर क्या देता है, KNO2 प्लस हाफ O2। आपके पास ये है बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी एक ऑक्सीजन रिच अनस्टेबल कंपाउंड होता है। यदि हम इसे गर्म कर दें या इसमें थोड़ा सा MnO2 कैटेलिस्ट डाल दें तो तुरंत टूट जाता है किसमें, लीजिए सब ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स हैं। इन्हें यदि हम गर्म कर देते हैं तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स आपको क्या दे देते हैं बेटा, ऑक्सीजन दे देते हैं। चेक करिए सब में आपको ऑक्सीजन मिले।
दुनिया के किसी भी मेटल नाइट्रेट को गर्म कर दीजिए, वो हमेशा आपको O2 दे देगा। अब वो मेटल नाइट्रेट कभी आपको नाइट्राइट देगा, कभी आपको ऑक्साइड देगा, हो सकता है मेटल भी दे दे, पर O2 जरूर देता है दुनिया का कोई भी मेटल नाइट्रेट। किसी भी दुनिया के मेटल नाइट्रेट को गर्म करिए, हमेशा आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। क्लियर है बेटा? तो ऐसे बनाते हैं हम इन्हें ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स। तो ये हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। बना दीजिए, तो मैं इनको हटा देता हूं, आगे बढ़ता हूं। बना लीजिए, फिर हटाता हूं। हो गया? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। इसकी बात करेंगे बेटा, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं सुनिएगा। ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, odorless, पैरामैग्नेटिक गैस। कैसी गैस? पैरामैग्नेटिक गैस। हैविंग, क्योंकि पैरामैग्नेटिक है तो कहते हैं हैविंग टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने बेटा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यदि आप इसका फिगर बनाएंगे, कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे बेटा, तो इसमें जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में आते हैं? वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आते हैं, हमेशा इसमें मौजूद होते हैं। कौन? आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो। कहते हैं जब तक ये गैस है तब तक तो ठीक है, पर यदि हम इसे सपोज करिए क्या बना दे, सॉलिड बना दे, तो क्या होता है? तो कहते हैं कि यदि आप ऑक्सीजन को लिक्विड में पहले कन्वर्ट कर ले, लिक्विड O2 बन जाती है। आप इसे सॉलिडिफाई कर लीजिए तो सॉलिड O2 बन जाती है। ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड O2 बनाने के लिए आपका टेम्परेचर लगभग 90 केल्विन होता है, और सॉलिड बनाने के लिए और ठंडा करना पड़ता है, लगभग 55 केल्विन। तो जब आप लिक्विड ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये लिक्विड ऑक्सीजन किस कलर की आती है बेटा? पेल येलो कलर की होती है। किस कलर की होती है? पेल येलो कलर की होती है। तो लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन, एक मिनट, यदि हम ऑक्सीजन को क्या ले लेते हैं? गैस ले लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो किस कलर की होती है? पेल येलो या पेल ब्लूइश कलर की होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और यदि आप इसे सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो इट इज डार्क। तो ये कैसी हो जाती है? डार्क ब्लू कलर की हो जाती है। तो लिक्विड ऑक्सीजन पेल ब्लू कलर की होती है, जबकि सॉलिड ऑक्सीजन इज डार्क ब्लू इन कलर। सॉलिड ऑक्सीजन डार्क ब्लू कलर की बनती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ये जो ऑक्सीजन है O2, इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में कैसी होती है? ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होती है। अब मैंने ऑलमोस्ट लिखा है क्योंकि लगभग 3% घुल जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं घुल रही है, लगभग 3% घुल जाती है। और ये जो 3% घुलती है ना, इज सफिशिएंट, ये काफी होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। मतलब जो पानी में जानवर रहते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, मछलियां, उनके लिए सफिशिएंट होती है, मोर देन सफिशिएंट होती है। लेकिन यही ऑक्सीजन बड़े आराम से घुल जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इट इज एब्जॉर्ब बाय एक एरोमेटिक कंपाउंड जिसे बोलते हैं एल्केलाइन पायरोगैलोल। बकलोल नहीं, पायरोगैलोल। अब सर ये पायरोगैलोल क्या बवाल आ गया? तो आइए पायरोगैलोल से मिला देता हूं। कहते हैं पायरोगैलोल कुछ नहीं, क्या फिनॉल को जानते हैं? ये रहा, बस इसके पड़ोस में 2 OH और चिपका दीजिए ऐसे करके, इसे बोलते हैं पायरोगैलोल। तो एल्कलाइन पायरोगैलोल के सॉल्यूशन में ये आराम से डिसॉल्व हो जाती है, यानी ये एल्कलाइन पायरोगैलोल इस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है बेटा? एब्जॉर्ब कर लेता है फौरन। तो इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन। ये एल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन के द्वारा क्या कर ली जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कौन? O2 गैस बनाई।
जल्दी से। हो गया, हटा दो बेटा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, कहते हैं जो ऑक्सीजन है ये खुद नहीं जलती, बट इट सपोर्ट्स द कंबशन, पर ये जलने में मदद करती है। किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। कहते हैं ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव नहीं है, पर फिर भी ये ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर जाती है एट एलिवेटेड टेम्परेचर और इग्निशन, उन्हें जलाने पर या हाई टेम्परेचर पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो मैंने बोला है कि O2 इज नॉट वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होती बेटा तुम्हारे एटमॉस्फेयर में जो 21-20% मौजूद है वो नाइट्रोजन से या दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नॉर्मली कर जाते, और जब रिएक्शन कर जाती तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो जाता है, खत्म हो जाती, खर्च हो जाती, हम सांस कैसे लेते। तो कम रिएक्टिव है, इज नॉट वेरी रिएक्टिव, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, बट it reacts with most of the elements, और ये ज्यादातर एलिमेंट से क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है ऑन इग्निशन एट हाई टेम्परेचर, यानी ज्यादा टेम्परेचर पर या जलाने पर एलिमेंट्स, एक्सेप्ट पर कुछ एलिमेंट इससे किसी कीमत पे रिएक्शन नहीं करते। कौन है? जैसे नोबल मेटल्स में गोल्ड नहीं करता, प्लेटिनम नहीं करता, क्लोरीन भी इसके साथ डायरेक्ट कंबाइंड नहीं होती, एंड और जो नोबल गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, वो भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करती, कंबाइंड नहीं होती हैं इसके साथ। यानी ये वो चीजें हैं जिनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता, पर इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ ये ऑक्सीजन बड़े आराम से रिएक्शन दे देता है। इसीलिए यदि मैं ऑक्सीजन को जलाऊं, ये याद रखिए नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा, एलिवेटेड टेम्परेचर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के बॉन्ड स्ट्रांग है, ब्रेक करना मुश्किल है, आराम से नहीं टूटेंगे, तो टेम्परेचर आपको हमेशा देना पड़ेगा। बाकी आप जलाइए, कंबशाइज कराइए किसी के साथ, जैसे मैंने इसकी रिएक्शन को कार्बन के साथ कराया, तो कार्बन के साथ कराती ये क्या बना लेगा, यदि कंप्लीट कंबशन है तो CO2 और इनकम्प्लीट कंबशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। आपने कहा सर क्या हम इसे एल्यूमिनियम के साथ गर्म कर सकते हैं? बिल्कुल गर्म कर सकते हैं भाई। यदि एल्यूमिनियम के साथ गर्म करेंगे तो क्या बना देगा, Al2O3 बना देगा। कहते सर हम एल्यूमिनियम ना लेकर के इसे आयरन के साथ गर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप इसे आयरन के साथ गर्म करेंगे तो इससे भी रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा, आयरन का ऑक्साइड। कह रहे सर क्या हम इसे सल्फर के साथ गर्म कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल गर्म कर सकते हैं। यदि आप इसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो ये सल्फर के साथ हमेशा इग्नाइट होकर क्या बनाता है, SO2। SO3 डायरेक्ट नहीं बनाएगा, ये याद रखिए, क्या बनाएगा, SO2। यदि आप कहते हैं कि हमें सर SO3 बनाना था मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, तो आप एक काम करिए, इसी ऑक्सीजन की रिएक्शन अब SO2 से करा दीजिए। किसकी प्रेजेंस, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड लेकर या प्लेटिनम कैटेलिस्ट लेकर इसे गर्म कर दीजिए इसके साथ, तो अब ये SO2 से रिएक्शन करके SO3 बिल्कुल दे सकता है भाई। लेकिन जब तक आप गर्म नहीं करेंगे कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं देगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, इसकी रिएक्शन करा दीजिए व्हाइट फास्फोरस येलो फास्फोरस किसी के साथ, तो ये फास्फोरस से रिएक्शन करके P4O10 बनाएगा। आप इसकी रिएक्शन जगह है, चलिए इधर इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करा दीजिए, प्लेटिनम की प्रेजेंस है, मैंने गर्म किया है, जैसे ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे करके NO बना लेगा। यानी लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ देखिए ये रिएक्ट करने के लिए तैयार बैठा है, सबके साथ रिएक्शन कर लेती है ये ऑक्सीजन। कहीं कोई डाउट हो देख लीजिए बेटा। तो ऑक्सीजन की रिएक्शन हम किसी के साथ भी कराएं, इस सब के साथ, आप हाइड्रोजन के साथ करा दीजिए, ऊपर जगह है थोड़ी सी, लीजिए कलर जरा चेंज कर लूं थोड़ा सा। मैंने इसे किसके साथ करा दिया, हाइड्रोजन के साथ, कंबशाइज करा दिया, जला दिया, हाइड्रोजन के साथ जला देंगे, क्या बना देगा, वाटर बना देगा। सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसी के साथ डायरेक्ट कंबाइन नहीं हो रहा है, तो वो है गोल्ड, प्लेटिनम, क्लोरीन या नोबल गैसेस के साथ। इनके साथ ये डायरेक्ट कंबाइन नहीं होता, इनके साथ डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं देता। तो ये ऑक्सीजन है बेटा।
कहते सर कैल्शियम सोडियम इन सब में डालें, सबसे रिएक्ट करेगा, अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। यदि आप कैल्शियम से डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, लिथियम के साथ रिएक्शन करेंगे लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सब रिएक्शन करेंगे इसके साथ। जो नहीं करेगा वो मैंने स्पेशली आपको लिखा दिया है। क्लियर है बेटा? तो ये ऑक्सीजन की कुछ रिएक्शंस है। आइए और एक आध रिएक्शंस और यूजेस दिखाता हूँ ऑक्सीजन के। बना डालिए इनको जल्दी से साथ, ऐसे ही बना लीजिए बेटा, आपको सारे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे होंगे इसमें। हो गया। अब कुछ आपने पढ़ी, जैसे अमोनिया को यदि मैं ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम कैटालिस्ट पे गर्म करूं तो ओस्टवाल्ड मेथड था क्या बनाने का, HNO3। तो पहले क्या बनेगी NO, फिर वो NO ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा NO2, याद है? तो वो सारी रिएक्शंस होंगी, मतलब कुल मिला के इनके अलावा ये सबसे रिएक्शन करके कुछ ना कुछ बना देगा। क्या मैं हटा दूं? आगे बढ़ते, एक रिएक्शन है स्पेसिफिक, मैं आपको दिखाता हूं। यदि आप ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हैं किसी मेटल सल्फाइड के साथ, मेटल सल्फाइड के साथ, तो बड़ी आसान सी रिएक्शन होती है। हमेशा याद रखिए, दुनिया के किसी भी मेटल सल्फाइड की रिएक्शन यदि आप ऑक्सीजन से करा दें तो ये हमेशा आपको SO2 गैस देगा और प्लस मेटल का ऑक्साइड देगा। कोई भी मेटल सल्फाइड जो आपको पसंद हो आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा सर जिंक सल्फाइड की रिएक्शन हम O2 से कराना चाहते हैं तो क्या बनेगा, लीजिए कराई, क्या बनेगा, SO2 बनेंगे 2 प्लस जो जिंक है वो अपना जिंक ऑक्साइड बना लेगा बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन। याद करिए ऐसी प्रोसेस को मेटलर्जी में आप एक नाम देते थे रोस्टिंग, याद है ना? ये वही रिएक्शन है, रोस्टिंग, सल्फाइड और को ऑक्साइड में बदल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे आयरन पायराइड, ये भी बड़ी फेमस रिएक्शन है, FeS2। इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, लेड चैम्बर प्रोसेस या कांटेक्ट प्रोसेस में इसे आप यूज करते थे, तो आपको SO2 मिलती है गैस प्लस कितने हैं 4, ट्वाइस Fe2O3 मिल जाएगा। लीजिए ऐसे, यानी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का। क्योंकि एनसीईआरटी में SO2 के बारे में दिया गया है तो कुछ रिएक्शंस कुछ प्रॉपर्टीज हमें SO2 की भी पढ़नी है बेटा। हमें ऑक्सीजन के कंपाउंड पे O2 पढ़ना है, ओजोन पढ़ना है, H2SO4 पढ़ना है, SO2 पढ़ना है, बस यही मेन कंपाउंड से जो हमें पढ़ने हैं। क्लियर? तो यह है रिएक्शन मेटल सल्फाइड्स के साथ। आइए एट द एंड सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा यूज तो जिंदा रहने के लिए हम ही लोग करते हैं, सही है ना? ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं तो ये तो बेकार यूज है, सबको पता है, छोड़ देते हैं। एक यूज बड़े काम का, इस पे ध्यान दीजिए। कहता है लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजीन N2H4 इनका जो मिक्सचर होता है इट इज अ गुड रॉकेट फ्यूल। किसकी तरह यूज होता है? रॉकेट फ्यूल की तरह। होता क्या है, जब आप इसे कम्बर्साइज करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो गैसेस बनती हैं जो जबरदस्त पैदा करती है थर्स्ट, खूब सारा थर्स्ट पैदा करती हैं और वो प्रोपेलेट को आगे बढ़ा देता है, इंजन को स्टार्ट कर देता है। और जब रिएक्शन होने लगती है तो क्योंकि कंबशन हो रहा है, ये हटा देता हूं बेटा, क्योंकि कंबशन हो रहा है तो जब रिएक्शन होने लगती है तो होता क्या है कि इनकी जब रिएक्शन होती तो इनकी रिएक्शन से डायरेक्ट बनता है कौन? N। कौन बनता है? NO। ये जो NO होता है क्योंकि सबसे पहले बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है, तो ये आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाता है। पढ़ा होगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाता है। अब ये जो NO बना ये क्या करता है, क्योंकि आपका जो रॉकेट है वो तो ऊपर उड़ रहा है, ये क्या करता है, ये
अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन से रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके क्या बना लेता है बेटा, NO2 प्लस O2, नया बवाल। यानी इसने ओजोन लेयर का क्या कर दिया, डिप्लेशन कर दिया, ओजोन लेयर को तोड़ दिया, और ओजोन लेयर को तोड़ के इसने आपको क्या दे दिया, इसने आपको NO2 दे दिया। NO2 की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकक्योंकि डायरेक्ट नहीं बना, इनडायरेक्ट बना है, इसलिए इसको आप क्या बोल देते हैं, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा, इट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया पोल्यूशन में। अब आगे की बात आ जाइए थोड़ी सी, सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया, यही NO2 है जो किसमें मौजूद हो जाता है, फोटोकेमिकल स्मोक में, फोटोकेमिकल स्मोक में आ जाता है। आ गया, ये वही NO2 है जिसपे बारिश करा दीजिए तो रेन को कैसा कर देता है, एसिडिक कर देता है, तो एसिड रेन में प्रेजेंट हो जाता है। ये जो कुछ मैंने साइड वाइड में लिख दिया है सब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट होता है बेटा, कि प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन होता है NO, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है NO2, फोटोकेमिकल स्मोक में कौन यूज होता है NO2 यूज होता है, एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है NO2 रिस्पॉन्सिबल है, साथ में SO3 SO2 भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर मेन NO2 इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? तो खैर हमारा यूज केवल इतना था कि हम लिक्विड ऑक्सीजन और N2H4 को किसमें इस्तेमाल करते हैं, एक रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑल अबाउट डाई ऑक्सीजन, ये था ऑक्सीजन के बारे में। क्लियर? हटा दो, चलिए बना लीजिए आप, मैं रुक जाता हूं 10 सेकंड। हो गया, चलिए, तो ये था ऑक्सीजन के बारे में। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। द अनदर कंपाउंड इज ओजोन, यानी O3। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, O डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर हैं क्योंकि इसने कोई इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया, इस पर 2 लोन पेयर है। यदि मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं तो इस वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 आएगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यदि आप शेप या ज्योमेट्री देखेंगे तो बेंट, या इसी को नाम दिया जाता है एंगुलर शेप। क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर शेप, उसका बेल्ट या एंगुलर शेप होता है ओजोन। नाम बड़ा स्पेसिफिक है ओजोन का, इसे जब नाम दिया गया तो ऐसे दिया गया, ओजो का मतलब होता है आई स्मेल, यानी ऑक्सीजन में कोई अडर नहीं थी, कोई स्मेल नहीं थी, पर ओजोन में स्मेल होती है, तो कहते हैं मैं सूंघता हूँ, आई स्मेल, ये ग्रीक वर्ड था और इसी को ओजो कहा जाता था, इसी से इसको नाम बना दिया गया, क्या, ओजो। क्लियर? बड़े काम की है, आपको पता है हमारे ऊपर के एटमॉस्फेयर को कवर करके रखती है ताकि हम अल्ट्रा वायलेट रेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच जाएं, जिससे हमें स्किन डिजीज नहीं होगी, बहुत गर्मी नहीं लगेगी, ये सारे काम ओजोन लेयर करती है बेटा। सीखते हैं सीधे सीधे इसे बनाने के तरीके, यदि आप इसे बनाना चाहते हैं तो इसे बनाने का मेथड क्या होगा। कॉमनली हम इसे 2 तरीकों से बना सकते हैं। तरीका नंबर 1, आप इसे बनाते हैं बाय साइलेंट डिस्चार्ज, साइलेंट डिस्चार्ज ऑफ ऑक्सीजन गैस। साइलेंट डिस्चार्ज क्या चीज होती है, आइए अभी बताता हूं क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं बेटा, किसे, ऑक्सीजन, और इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं। साइलेंट डिस्चार्ज से मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मैं लिख देता हूँ, कहेंगे डिस्चार्ज क्या है, साइलेंट बीच में है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ओजोन। ध्यान से देखिएगा तो इधर आपको पता चलेगा कि आपके पास 3 वॉल्यूम या 3 मोल गैस है, इधर आपके पास 2 वॉल्यूम या 2 मोल गैस बन रही है, यानी यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो 3 × 22.4 यानी 67.2 लीटर ऑक्सीजन है,
और यहाँ पे जो आपको मिल रही है वो 2 मोल यानी 44.8 लीटर मिल रही है। हालांकि मिलती इसका केवल 10% है आइडियल कंडीशन में। यदि आपने इतनी ली है तो 6 लीटर मिलनी है, पर हाँ यदि हम रिएक्शन से देखें तो इतनी मिलती है। बहुत हीट देनी पड़ रही है, यानी रिएक्शन कैसी है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लगभग 142 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड है। लगभग इतनी हीट की जरूरत होती है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए प्रोसेस अर्थ में ना होकर ऊपर एटमॉस्फेयर पे हो रही है, जब सनरेज डायरेक्ट आ रही है तो वहां पर आपको ये मिलती रहती है ओजोन। इस तरीके से आप इसे बनाते हैं। अब सर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है? साइलेंट यानी चुपचाप। चुपचाप से मतलब क्या है? कहते हैं साइलेंट का मतलब है जो ओजोन बन रही है वो फर्दर डिकम्पोज ना हो जाए, टूट ना जाए। यदि टूट गई तो खाम का धूम धड़ाका होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम मिलने लगेगा, तो साइलेंट नहीं रह पाएगी रिएक्शन। तो ये कहा जाता है कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जो ओजोन बने उसके फर्दर डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कि वो टूटे ना, इसके लिए हम क्या कराते हैं? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं, साइलेंट डिस्चार्ज कराते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो पहला तरीका ये है कि हम इसे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ ऑक्सीजन से बना लेते हैं एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के द्वारा। ये पहला मेथड है बेटा। क्लियर है इतना? तो ये क्यों कराया जाता है? टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन के डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। तरीका नंबर 2 आ जाइए। सेकेंड मेथड में आप इसे फ्लोरीन से बना पाते हैं। किससे बनाते हैं? फ्लोरीन से। आप क्या करते हैं बेटा, F2 की रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ। और कैसा वाटर? हॉट वाटर। कैसा वाटर? हॉट, गर्म पानी के साथ। जैसे आप रिएक्शन कराते हैं आपको ओजोन गैस मिलती है और साथ में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF मिल जाता है। यही रिएक्शन यदि कोल्ड कंडीशन में कराएं तो भी होती है, ऑक्सीजन बन जाती है, ओजोन नहीं बन पाती। और हॉट कंडीशन में कराते हैं तो ओजोन फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से बनाई जाती है ओजोन। किसकी मदद से बेटा? फ्लोरीन की मदद से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। इसकी बात करते हैं बेटा, ओजोन की प्रॉपर्टीज। कहते हैं ओजोन, ओजोन ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलती, बट एब्जॉर्ब हो जाती है इन टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन के तेल या ऑयल ऑफ सिनेमन में, उसमें घुल जाती है। सिनेमन के ऑयल में या टर्पेंटाइन ऑयल में आराम से एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑयल ऑफ सिनेमन में या टर्पेंटाइन ऑयल में हम इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसकी भी 3 अलग अलग फॉर्म्स आपको मिल सकती हैं। ये आपको गैसियस फॉर्म में भी मिल सकती है, ये आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकती है, और ये आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकती है। तीनों अलग अलग फॉर्म्स में जब हम इसे लेते हैं तो इसके अलग अलग कलर्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपने ऑक्सीजन के लिए देखा था। तो इसे बना लीजिए, फिर मैं इसको लेके चलता हूं बेटा सॉलिड और बाकी सारे डिफरेंट स्टेट्स में। हटा दूं? बना लीजिए, अब जल्दी से हटाता हूं। चलिए, तो हमारे पास ओजोन है, किसमें? गैसियस फॉर्म में। ओजोन है किसमें? लिक्विड फॉर्म में, या ओजोन को आप सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। तो जब ये गैसियस फॉर्म में है तो ये पेल ब्लू कलर की है। जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये डार्क ब्लू कलर की है। और जब ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये वायलेट ब्लू कलर की है। पता ही नहीं चलता कि वायलेट ब्लू है कि ब्लैक है। यानी पेल ब्लू होती है जब गैस होती है, डार्क ब्लू हो जाती है लिक्विड बनने पर, और वायलेट ब्लू बहुत ज्यादा गहरी नीली हो जाती है यदि आप इसके सॉलिड बनाएं। यानी जो क्रिस्टल्स ऑफ ओजोन मिलेंगे सॉलिड फॉर्म में, जो ओजोन मिलेगी वो आपको बहुत गहरे नीले रंग की वायलेट ब्लू कलर की मिलेगी। लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू मिलेगी।
जबकि गैस यदि होगी तो येलोइश कलर की होती है, येलोइश ब्लू कलर की होती है, पेल ब्लू कलर की होती है ओजोन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ये जो ओजोन है इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, एंड यूज्ड फॉर परमानेंट ब्लीचिंग, जिसे हम ड्राई ब्लीच भी कहते हैं, यानी इससे ब्लीच करने के लिए, ड्राई ब्लीचिंग, इससे ब्लीच करने के लिए मॉइस्चर या वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसकी ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन से होगी, और जब ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग होती है तो परमानेंट ब्लीचिंग होती है, यानी हम ओजोन को एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी। आइए हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए भाई, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी हैं सुनिएगा। सबसे पहली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, यानी हम इसे किसकी तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं बच्चा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जब भी आप इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये ओजोन हमेशा आपको देगी O2 और साथ में देगी नेसेंट ऑक्सीजन, और ये वही नेसेंट ऑक्सीजन है जो चीजों को क्या करा देगी? ऑक्सीडाइज। अब इस ऑक्सीडेशन के कुछ रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बहुत दिन हो गए, मैं साइड में उन रूल्स को याद दिला देता हूं जो रूल्स आपने पढ़े। जैसे यदि आपके पास कोई सल्फाइड है और आप उसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ये सल्फाइड किस में बदल जाता है? सल्फर में। जब ये सल्फाइड किसका होता है? किसमें बदल जाता है? सल्फर में। जब ये सल्फाइड किसका होता है? किसी मोनो वैलेंट एटम का। याद है? ये सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सल्फेट में बदल जाता है जब ये किसका होता है? किसी पॉलीवैलेंट का, यानी जब किसी पॉलीवैलेंट एटम का होता है। याद है कुछ ऐसा? ये आपका रूल होता था। कहते सर रिएक्शन करा के दिखा दीजिए। आइए रिएक्शन करा के दिखा देता हूं, बड़ा आसान सा है। बताइए, क्या ये H2S हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है? आपने ओजोन से रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिल जाएगा? सल्फर प्लस। ओजोन किस में बदलेगा? O2 में, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H2O। काम खत्म हो गई आपकी रिएक्शन। या दूसरी रिएक्शन देख लीजिए, कह रहा है कि हमने रिएक्शन किसी पॉलीवैलेंट से बाईवैलेंट PBS से कराई, ओजोन की रिएक्शन कराई तो किसमें बदल जाएगा? सल्फेट यानी PbSO4 में, प्लस क्या बनेगा? ऑक्सीजन। बैलेंस हो गई। लीजिए, यानी यदि वो मोनोवैलेंट है तो सल्फर बनाएगा, देखिए बनाया। यदि वो बाईवैलेंट पॉलीवैलेंट है तो PbSO4 यानी क्या बनाएगा? सल्फेट बनाएगा। तो जब भी हम किसी सल्फाइड की रिएक्शन किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे, और यहाँ हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ओजोन। तो ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी मोनोवैलेंट एटम के सल्फाइड को सल्फर में, और किसी भी पॉलीवैलेंट एटम के सल्फाइड को किसमें बदलेगा? सल्फेट में। हमेशा ऐसे ही रिएक्शन होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे चाहे कोई भी ले लीजिए, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर, KMnO4, K2Cr2O7, कोई भी यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो सल्फाइड से क्या बनेगा? सल्फर। और यदि सल्फाइड पॉलीवैलेंट का है तो सल्फेट बनता है। तो ऐसे है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। दूसरे नंबर पे आते हैं, और भी रिएक्शन है, इतनी ही नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर आपने रूल में बोला था सेकंड, कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि है और हम रिएक्शन अस साल्ट से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं बेटा? किसी अस साल्ट से, तो ये किसी भी अस साल्ट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा इक साल्ट किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा? इक साल्ट। कोई अस साल्ट है और आप रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दें तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? इक साल्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अस साल्ट ले लेते हैं, हमने ले लिया है फेरस सल्फेट, रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ? ओजोन के साथ।
रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ, ओजोन के साथ। एसिडिक मीडियम लिया है H2SO4। सर आपने H2SO4 का इस्तेमाल क्यों किया है, अभी समझा देता हूँ। तो यहाँ बनेगा फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस। एक्चुअली यहाँ दो सल्फेट थे, मुझे एक और चाहिए था तो मैंने एसिडिक मीडियम ले लिया, तो फेरिक सल्फेट बन गया। ओजोन हमेशा किसमें बदलेगी, O2 में। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या बनाएंगे, H2O। कुछ समझ में आया। तो ये रिएक्शन है किसके साथ, फेरस के साथ। फेरस को किसमें बदल लेंगे, फेरिक में। तो कोई भी अस लीजिए, उस अस को किसमें बदल देगी, एक साइड पे चेंज कर देती है। बिल्कुल इसी तरह से तीसरे पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर। कहते हैं कि आप कोई भी आइट साल्ट ले लीजिए, जिसे आइट कहते हैं, ये किसी भी आइट को किसमें बदल देती है, एट में बदल देती है। कौन, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, वो तो यही है फिलहाल, ओजोन। और आइट क्या होते हैं देखिएगा, जैसे Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, जैसे Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइड। आपने रिएक्शन कराई ओजोन के साथ इसकी भी, ओजोन के साथ इसकी, तो बस 8 बना दीजिए। तो सल्फाइड से सल्फेट, बस एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। क्योंकि आइट और 8 में केवल किसका डिफरेंस होता है, एक ऑक्सीजन का। यानी आइट में एक ऑक्सीजन जोड़िए 8 बन जाता है। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बढ़ जाती है। यानी यदि यहाँ 4 है तो यहाँ 6 हो जाएगी, या 5 है तो यहाँ 7 हो जाएगी, यदि यहाँ 3 है तो 5 हो जाएगी, 6 है तो 8 हो जाएगी, 2 यूनिट बढ़ जाएगी हमेशा। क्लियर। और ओजोन खुद किसमें बदल जाएगा बेटा, O2 में बदल जाएगा। लीजिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कहता है कि कोई भी हैलाइड ले लीजिए और उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दीजिए, तो ये इस हैलाइड को किसमें बदल देता है, हेलोजन में बदल देता है। पर हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बताए थे। फ्लोराइड को फ्लोरीन में दुनिया का कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बदल पाएगा, ये भी आपको याद रखना है। यानी हम किसी को भी बदल सकते हैं, पर फ्लोराइड को फ्लोरीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाकी रिएक्शन देख डालते हैं बेटा जो आएंगे। जैसे उसने बोला कि आपके पास ट्वाइस HCl है, पोटेशियम आयोडाइड है, आपने ओजोन से रिएक्शन करा दी, तुरंत मिलेगी आपको कौन, क्लोरीन, प्लस साथ में क्या मिलेगा बेटा, O2, साथ में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H2। यहाँ पर आइए, क्या इसे रिएक्शन कराई, ओजोन के साथ। ठीक, क्या बनेगा, तुरंत आयोडीन प्लस क्या बनेगा, O2 प्लस क्या बनेगा, K2। अब बेसिक मीडियम में आयोडीन फिर से रिएक्ट ना कर जाए तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर कोई बफर यूज करते हैं। जो बफर हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं जनरली वो होते हैं बोरेट बफर्स, यानी बोरिक एसिड के बफर्स। किसे इस्तेमाल करते हैं, बोरेट बफर्स इस्तेमाल करते हैं। वरना ये जो आयोडीन होती है ये बेस से रिएक्ट कर जाती है भैया तुरंत, ठीक है, और किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। पढ़ा होगा आयोडीन की रिएक्शन KOH के साथ क्या बनाती है, Ki प्लस KiO या KiO3। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं बेटा किसकी, ओजोन की। और भी हैं, तो मैंने थोड़ी सी लिख दी। क्या मैं इन्हें हटा दूं, जल्दी से बना लीजिए आप फटाक से। फिर कुछ और रिएक्शंस मैं आपको ओजोन की करके दिखाता हूं। खत्म करते हैं जल्दी से, 2 ही कंपाउंड और बचेंगे, H2SO4 एंड SO2 एक क्लास में खत्म कर लेंगे। बना डालिए भाई जल्दी से। हो गया, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में ही कहता है अगले में, यदि आपके पास कोई नॉन मेटल है और आप इसकी रिएक्शन ओजोन से करा दें इन सॉल्यूशन इन वाटर, तो हमेशा याद रखिए नॉन मेटल कन्वर्ट हो जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्रिक एसिड। एलिमेंट्रिक एसिड्स कौन होते हैं, इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है।
आपको जाना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन पर, जहां मैंने नॉन मेटेलिक एलिमेंट से रिएक्शन कराई थी। ये वही रिएक्शन है बेटा। मतलब यदि मेरे पास सल्फर है, मेरे पास फास्फोरस है, मेरे पास कार्बन, यदि ये सब मौजूद हैं, या मेरे पास आयोडीन मौजूद है, और आप इनकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं सभी की, आप इनकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं सभी की, किसके साथ? ओजोन इन H2O, सेम सेम एंड सेम, ओजोन वाटर के साथ। तो ये सब बनाएंगे अपने एसिड, क्या? H2SO4, क्या? H3PO4, क्या? H2CO3, जो टूट के CO2 प्लस वाटर दे देगा। आयोडीन क्या बनाता था? HiO। लीजिए, ये सारे बनाएंगे। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंस ये भी है इस रिएक्शन की कि यदि यहां आपने रिएक्शन को ड्राई ओजोन से करा दिया, मतलब सॉल्यूशन नहीं लिया, तो यह एक अलग ही लेवल का कंपाउंड बनता है I4O9, बिल्कुल अलग लेवल का। और ये I4O9 की खूबी ये नहीं कि ये बन गया, इसकी खूबी देख लीजिए जरा। ये ऐसे भी लिखा जाता है IO3 का होल थ्राइस। यानी यदि मैं इसे तोड़ दूं तो ये टूट के आपको क्या देगा पता है? I पर +3 एंड IO3, I पर +3 एंड IO3 पर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको देखिए ये मिल जाएगा। तो इस इन आयंस में टूटता है ये। यदि हम ड्राई कंडीशन में लेते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है बेटा। मॉइस्ट कंडीशन में वाटर के साथ लेते हैं तो एलिमेंट्रिक एसिड्स बनते हैं, और ये एसिड है भैया, इसको चाहे तो H2CO3 लिख सकते हैं। बोरान लोगे H3BO3 बन जाएगा, फास्फोरस से H3PO4 बना है, कार्बन से ये बना है, सिलिकॉन लोगे H2SiO3 बन जाएगा, आयोडीन लोगे HiO3 बन जाएगा। वो रिएक्शन जो आपने कभी HNO3 में पढ़ी थी, ये वही सब रिएक्शंस हैं, कुछ नहीं, सिंपल सी। क्लियर है? चलिए एक लास्ट रिएक्शन बस और देख लेते हैं और इसे खत्म कर देते हैं। यहाँ पे ओजोन को भी हटा दूं। चलिए बात करते हैं रिएक्शन विद मरकरी। इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं, इसका टेलिंग ऑफ मरकरी। ये क्या चीज है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। जो मरकरी होता है, जो Hg है मरकरी, इसमें खूबी क्या होती है कि ये मिनिस्कस नेचर का होता है। मिनिस्कस समझते हैं? इस नेचर का होता है मिनिस्कस। मिनिस्कस होता है। मिनिस्कस क्या होता है? कांच पे स्टिक अप नहीं होता, चिपकता नहीं। जैसे कांच का बोर्ड है, मैं यहाँ पर यदि एक मरकरी की ड्रॉप डालूं तो नीचे यहाँ सीधे आएगी और कोई साइन निशान नहीं छोड़ेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तो आ गई पर देखो बोर्ड पे कोई साइन नहीं बना, निशान नहीं बना। लेकिन यदि आप इस मरकरी की रिएक्शन ओजोन से करा दें और उसके बाद आप इसे इसी बोर्ड पर छोड़ दें दोबारा से, ये मरकरी है, ये Hg है, और ये मरकरी की रिएक्शन ऑक्सीजन के बाद है, सॉरी ओजोन के, तो ये ऐसे नीचे आएगी निशान छोड़ती है। तो ये जो चिपकने की नेचर थी, चिपकने की, ना चिपकने की, सॉरी, ना चिपकने की नेचर थी, ये मिनिस्कस नेचर थी। और जैसे इसकी रिएक्शन किससे हो गई? ओजोन से, ये तुरंत कांच पे चिपकना शुरू कर देती है। तो कहते हैं ये अपनी मिनिस्कस नेचर को छोड़ देती है और अब क्या बना देती है? नीचे आते हुए पूंछ बना रही है, देखो टेल। तो इसे कहते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। कहते सर ये क्यों होता है? आइए सीखते हैं भैया, ये क्यों होता है समझिएगा। तो इसकी जो मिनिस्कस नेचर होती है, वो मिनिस्कस नेचर क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, लूज कर देती है अपनी मिनिस्कस नेचर। देख कैसे? जैसे ही हम मरकरी की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं, ये तुरंत मरकरी खत्म हो जाता है और बन जाता है मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस। और मरकरी तो नहीं चिपकती, नॉन स्टिकिंग है, लेकिन ये स्टिकी होता है, यानी ये तुरंत चिपकना शुरू कर देता है किस पर? कांच पर। तो इससे वो अपनी जो मिनिस्कस नेचर थी ना चिपकने वाली, वो लूज कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये थी रिएक्शंस ऑफ ओजोन, प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। खत्म होता है। आइए अगला कंपाउंड पर आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट विल बी, ये है पहले H2SO4। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक
क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका एक नाम और है, इट इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। राजा है ये, लोगों को भी राजा बना देता है, लोगों को छोड़ो देशों को राजा बना देता है, किंग ऑफ केमिकल। या हम इसे एक और नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियल। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद मुझे बताइएगा किंग ऑफ केमिकल या ऑयल ऑफ विट्रियल क्यों कहते हैं, जवाब दीजिएगा यदि आपको कहीं से मिले। बाकी मैं अगली क्लास में इसे डिस्कस करूंगा ही करूंगा बेटा। आज हम इसे केवल यहाँ तक रखेंगे, एक क्लास बस अपनी और लगेगी, अगली क्लास में ऑक्सीजन फैमिली हम लोगों का कंपाइल्ड हो जाएगा और हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे हेलोजन फैमिली, उसमें भी 3 क्लासेस लगेंगी। फिर हम पढ़ेंगे नोबल गैस, 2 क्लासेस लगेंगी। यानी आने वाले वीक्स में हम इसे होली से पहले सब कुछ खत्म कर डालेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। केवल हमारा बचा है मेटलर्जी एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।